तो हम लोग सिलेबस पे बात कर लिए थे उस दिन। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमको जो फर्स्ट यूनिट है आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर की आर्थिक भूगोल, जो फर्स्ट यूनिट है उसमें बेसिक चीज़ें हैं कि आर्थिक भूगोल है क्या, उसका अर्थ क्या है, कंसेप्ट क्या है, बहुत सारे अप्रोच, उपागम मतलब समझते हैं अप्रोच मतलब होता है कि तरीका, किसी भी कार्य के लिए कई अप्रोच हो सकते हैं। उसी तरह आर्थिक भूगोल का अध्ययन करने के कई अप्रोच हैं, वो तरीके। और इसमें फिर वही जो हम बताए थे कि कृषि क्षेत्र का जो वर्गीकरण किया गया है विश्व स्तर पर, उसमें विटलसी द्वारा जो वर्गीकरण है वो पढ़ना है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे कि आर्थिक भूगोल है क्या, है ना, उसका मतलब क्या है और उसके संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या है, आर्थिक भूगोल का मतलब क्या है आर्थिक भूगोल का मतलब। पहले तो भूगोल का मतलब होना चाहिए पता। भूगोल क्या होता है, भूगोल किसको कहेंगे, बताओ। भूगोल मतलब क्या, चौथे सेमेस्टर में आ गए हो तो भूगोल का मतलब अगर नहीं पता है तो क्या मतलब है भूगोल लेने का। फिर क्या होता है भूगोल मतलब। भूगोल मतलब सिंपल सा मतलब अगर देखेंगे उसके शब्द से देखेंगे तो जियोग्राफी को शब्द को डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, है ना। लेकिन और अच्छे तरीके में जब हम लोग बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा अंतर विषयक विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तथा मानव और इन दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये हम पहली क्लास से आपको बताते आए हैं, पहले सेमेस्टर। तो भूगोल का मतलब है कि पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें, और पृथ्वी पर ही मानव भी है, तो चाहे आप प्राकृतिक चीज़ का अध्ययन कीजिए, भौतिक चीज़ का, चाहे मानव का अध्ययन कीजिए, और चाहे इन दोनों के बीच के क्रियाओं का अध्ययन कीजिए, वही क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। अब भूगोल को हम लोग आपको बताए थे कि भूगोल को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है भौतिक भूगोल और एक होता है क्या, मानव भूगोल, है ना। भौतिक भूगोल में क्या अध्ययन करते हैं आप, भौतिक चीज़ों के बारे में, भू आकृति विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया, समुद्र विज्ञान हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सब भौतिक भूगोल में पढ़ते आए हैं। तो ये सब आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में पढ़ा था भौतिक भूगोल, और तीसरे सेमेस्टर में पर्यावरण भूगोल पढ़ा है। दूसरे सेमेस्टर में आप लोगों के था मानव भूगोल, दूसरे सेमेस्टर में मानव भूगोल, ठीक है। मानव भूगोल को जब कई शाखाओं में बांटा गया तो उसमें से एक शाखा इसी की है आर्थिक भूगोल। तो जो हम लोगों को पढ़ना है आर्थिक भूगोल, यह किसकी शाखा है, मानव भूगोल की शाखा है, ठीक है ना। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। मानव भूगोल में क्या अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल में हम लोग अध्ययन करते हैं मनुष्य जब प्राकृतिक, जहाँ पे मनुष्य क्या है, पर्यावरण में ही रहेगा ना, मनुष्य एक प्राकृतिक वातावरण में ही रहता है, और हर क्षेत्र में अलग अलग तरह का प्राकृतिक पर्यावरण है। जैसे भारत का अलग जलवायु है, अमेरिका की अलग जलवायु है, रूस की अलग जलवायु है, तो हर एक क्षेत्र की अलग अलग जलवायु है। अगर हर एक देश देखा जाए तो, है ना, हर एक महाद्वीप की अलग अपनी विशेषता है जलवायु के आधार पर। तो वहाँ पे जो मानव निवास करता है उनकी गतिविधियाँ भी अलग अलग होंगी ना, खेती के तरीके अलग अलग होंगे, रहन सहन के तरीके अलग होंगे, खान पान के तरीके अलग होंगे। जहाँ पे शाकाहारी चीज़ें उपलब्ध है वहाँ के ज़्यादातर लोग शाकाहारी होंगे, लेकिन जहाँ पे शाकाहारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है वहाँ के जीव कैसे होंगे, मांसाहारी होंगे। जैसे हमारे यहाँ मांसाहार होने का ज़्यादा मतलब नहीं है, भारत में मांसाहारी भोजन करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में शाकाहारी चीज़ें उपलब्ध हैं।
हमारे यहाँ अन्न अच्छा उत्पादन होता है ना, सब्जियों का उत्पादन अच्छा है, तो हमको मांसाहारी चीज़ों की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। वो तो हम ज़बरदस्ती फैशन में कि मज़ा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, इसलिए खाए पड़े हैं। लेकिन अगर पर्यावरण के रूप से देखा जाए, प्राकृतिक रूप से देखा जाए, तो हमको ज़रूरत नहीं है। किन क्षेत्रों में ज़रूरत होती है? जहाँ पे इनकी उपलब्धता नहीं है। रेगिस्तान में चले जाइए आप, वहाँ पे खेती नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना, तो वहाँ पे कैसे? वहाँ पे जीव जंतुओं को ही खा के वो जीवित रहेंगे। या तो फिर ठंडे प्रदेशों में जाइए जहाँ पे ज़्यादा कैलोरी चाहिए और ज़्यादा मतलब हीट चाहिए, तो वहाँ के लिए जो है ज़रूरत हो सकती है मांस मदिरा की। लेकिन हमारे जैसे देशों, मतलब हमारे जैसे जो देश हैं, वहाँ पे जहाँ पे उपलब्धता है वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो कहने का मतलब यह है कि जो पर्यावरण होता है, जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं होती हैं। कृषि, खेती, पर्यावरण और हो गया, उद्योग हो गए, परिवहन के साधन हो गए। यूरोप में आप जाएंगे, जो छोटे छोटे देश हैं उनके बीचों बीच बहुत सारी नदियां बह रही हैं, तो वहाँ पे नाव, मतलब जो जल परिवहन है बहुत विकसित है। कहने का मतलब ये है, हमारे यहाँ जल परिवहन नहीं विकसित है उतना, है ना। क्या हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए जल परिवहन का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पे है, लोगों का घर का जो द्वार होता है वही पानी में खुलता है, वो डायरेक्ट अपने घर से उतरते हैं और नाव में बैठ जाते हैं, है ना। तो यूरोप की हाल बता रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मानव भूगोल में मानव और प्रकृति जो है, इनके बीच में जो अंतर संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और यह अंतर संबंध विविधतापूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है वो हर एक क्षेत्र में अलग अलग है, उसका नेचर अलग है। हमारे यहाँ तापमान ज़्यादा है, यूरोप में जाएंगे तापमान कम है ना। हमारे यहाँ दिन जो है ज़्यादा बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे उत्तर जाते जाएंगे दिन छोटा होता जाएगा। बारिश का समय हर एक क्षेत्र में अलग अलग है, तो खेती अलग होगी। तो इसीलिए पर्यावरण के अनुसार ही एक्टिविटीज़ जो है भिन्न भिन्न होती हैं। तो मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतर क्रिया है वह क्या है? भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि प्रकृति का जो प्रभाव है हर एक क्षेत्र में अलग अलग। उसी के अंतर्गत एक पार्ट है हमारा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल क्या है? आर्थिक भूगोल मूलतः जो है आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। जो आर्थिक गतिविधियां मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता है। कैसी कैसी आर्थिक गतिविधियां? खेती करता है इंसान, खेती एक आर्थिक गतिविधि है। उद्योग एक आर्थिक गतिविधि है। परिवहन एक आर्थिक गतिविधि है ना ये सब। तो यही सब जो हैं आर्थिक भूगोल को भी आगे फिर कई पार्ट में बांटा गया। उसमें आता है कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, परिवहन भूगोल। ये किसके पार्ट है? आर्थिक भूगोल के पार्ट है। मतलब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आपको इन सारी चीज़ों का ही अध्ययन करना होता है, और यही आपके सिलेबस में भी है ना। उस दिन बताए थे, जैसे अभी बता रहे थे कि पहली यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। अब इसी आर्थिक भूगोल में संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल भी आता है। ठीक है, तो हम उस दिन जब सिलेबस बता रहे थे आपको, तो उसमें हम आपको यह बताए थे कि हमको पहली यूनिट में, जैसे अभी मैं बोला कि कृषि का वर्गीकरण विश्व में पढ़ना है, तो वो इसमें आ जाएगा। फिर उद्योग भी पढ़ना है हमको, परिवहन भी पढ़ना है और संसाधन भी पढ़ना है। मतलब ये चारों चीज़ें जो हैं आपके सिलेबस में हैं, है ना। और वो किसके पार्ट हैं? आर्थिक भूगोल के ही पार्ट है। ठीक है, फिर मनुष्य जो है अपनी
बहुत सारी पूर्ति के लिए बहुत सारी गतिविधियां करता है। जैसे वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं, जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, आखेट करना और विभिन्न तरह के व्यवसाय आदि में क्या रहता है, संलग्न रहता है। मनुष्य जो है शुरू से ही, जब से पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो वह शुरू में कैसा उसका जीवन था कि वह उसका मेल लक्ष्य यह रहता था कि हमको आज जीवित रहना है और आज अपने भोजन की व्यवस्था करनी है। जब मनुष्य जंगलों में रहता, धीरे धीरे मनुष्य सभ्य होता गया तो वह भी एक गतिविधि है, भोजन के लिए प्रयास करना वह भी एक एक्टिविटी थी, तब के लिए वह महत्वपूर्ण एक्टिविटी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंसान ने खेती करना सीखा, कृषि, है ना। फिर कृषि के बाद धीरे धीरे उद्योग आदि स्थापित हुए, उद्योग के बाद धीरे धीरे परिवहन आदि स्थापित हुए, है ना। संसाधन जो है वह क्या है, संसाधन जो है बनाए नहीं जाते, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते। कोई भी चीज जो है, ये किसका कथन है, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, ये शायद चैम्बरलिन का कथन है ना। तो संसाधन क्या है, कोई चीज संसाधन आप उसको तब कहते हैं जब आप उसका प्रयोग करते हैं। कोई अगर चीज आपके लिए अनुपयोगी है तो वो संसाधन नहीं है ना। अगर आप उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, आप उसके लिए तकनीक विकसित कर लिए हैं तो वह एक संसाधन के रूप में कहलाता है। ठीक है, यह जो मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं, जो भी ये क्रियाएं हैं, चाहे कृषि है, उद्योग है, परिवहन है और ये संसाधन है, इन क्रियाओं पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, स्थलाकृतियों की बनावट का प्रभाव पड़ता है। मतलब एक तरह से भौतिक वातावरण जो है पृथ्वी का, भौतिक वातावरण का प्रभाव इन सारी क्रियाओं पर पड़ता है। कैसे पड़ता है, जैसे खेती है, खेती में कई तरह की फसलें बोई जाती हैं, गेहूं है, धान है, तो क्या गेहूं और धान जब चाहो तब बो सकते हो? नहीं बो सकते ना। धान की फसल तभी आप बोते हैं जब मानसूनी वर्षा होती है ना, जून जुलाई के आसपास बोई जाती है ना, जब बारिश खूब सारी हो। क्यों जून जुलाई में ही बोते हैं? क्योंकि धान की खेती के लिए जो है पानी बहुत चाहिए, बरसात बहुत चाहिए, दूसरा जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा ना होना चाहिए बोने के समय पर, है ना। तो ऐसा जब स्थिति रहेगी वहीं पर धान की खेती होगी। जनवरी में तो धान की खेती कर नहीं सकते। तो प्रकृति का प्रभाव है कि नहीं है धान की खेती पे? ऐसे ही गेहूं को देखिए, गेहूं की खेती जब की जाती है तब वर्षा नहीं हो रही होती है, कि होती है अक्टूबर नवंबर के आसपास हो जाता है ना, तब बरसात नहीं हो रही होती है। तो मतलब गेहूं की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन गेहूं को पकने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए। इसीलिए देखते हैं कटाई होती है, जब मार्च अप्रैल के आसपास जब कटाई होती है तो तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तभी गेहूं पकता है। तो ये प्रकृति का प्रभाव है किस पे? कृषि पे। समझ रहे हैं बात? हर एक मिट्टी में हर एक फसल नहीं हो सकती, समझ रहे हैं? तो ये जो कृषि भूगोल है यह एक आर्थिक गतिविधि है, कृषि एक आर्थिक गतिविधि है, लेकिन यह प्रकृति के भौतिक तत्व से प्रभावित है। भौतिक तत्व में क्या क्या आता है? भौतिक तत्व में तापमान आता है, भौतिक तत्व, तापमान आएगा, वर्षा, आर्द्रता, मिट्टी, जल, ये सब क्या है? भौतिक तत्व हैं। ये भौतिक तत्व आर्थिक क्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कृषि को प्रभावित करेंगे। मिट्टी, हर एक जगह की अलग अलग मिट्टी है। काली मिट्टी है तो उसमें कपास अच्छा उपजेगा, है ना। दोमट मिट्टी है तो उसमें गेहूं अच्छा उपजेगा। लेटेराइट मिट्टी में वन अच्छा उपजता है। वनों की खेती, आप लोग वनीकरण एक अलग व्यवसाय ही है, फॉरेस्ट्री जिसको कहते हैं, वानिकी, वह एक अलग तरीके का एक कृषि के अंतर्गत ही आता है। कृषि जब शब्द प्रयोग किया जाता है तो कृषि का मतलब केवल ये नहीं है कि फसल को बोना। कृषि एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। कृषि में ही आता है आपका पशुपालन भी, कृषि में आता है मछली पालन भी, कृषि में आएगा मधुमक्खी पालन भी, है ना। कृषि जब कहा जाता है तो उसका मतलब ये मत समझिए केवल खेती।
कृषि में मधुमक्खी पालन, मछली पालन, पशुपालन, वानिकी आदि सब कुछ सम्मिलित किया जाता है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र उसको कहा जाता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ऐसे ही उद्योग, जो उद्योग है बहुत सारे, वो हर एक उद्योग हर जगह पर स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम लोग जब पढ़ेंगे, इसमें जो वेबर का सिद्धांत पढ़ना है, उद्योगों के अवस्थिति के कारक पढ़ेंगे और उनके लिए सिद्धांत दिया है वेबर ने। इसमें हम लोग कृषि में पढ़ेंगे वान थ्यूनेन का मॉडल है आपके सिलेबस में, वो बताए भी थे उस दिन कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आएगा ही। तो उद्योग जो हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी उद्योग का उदाहरण लीजिए, जैसे आपको मान लीजिए कि कपास उद्योग है, कपड़ा उद्योग जो है, या कपास जो है, तो कपास जो है वहीं पे स्थापित होगा जहाँ पे कपास जो है हो रहा हो। हालांकि कपास उद्योग ऐसे भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है जहाँ पे कपास ना हो रहा हो। क्यों? क्योंकि कपास का जो कच्चा माल है, कपड़ा उद्योग जो है उसका जो कच्चा माल है वो क्या है? कपास है। और कपास का जो वजन है ना, दो तरह के उद्योग होते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए तभी ये उदाहरण समझ में आएगा। एक तो ऐसा उद्योग जिसका जो कच्चा माल है, कच्चा माल का वजन जो होता है और जो इसको प्रोसेसिंग के बाद जो उत्पाद बनता है उसका जो वजन है, दोनों का वजन क्या हो? समान हो। जैसे अगर कपास आप लीजिए, 1 किलो कपास लीजिए और उस कपास से 1 किलो कपास से कपड़ा बनाइए, जो भी आप कपड़ा बनाएं, तो जो वजन आएगा ना उस कपास का और कपड़े का, दोनों लगभग बराबर ही रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं निकलता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन जो गन्ना है, चीनी उद्योग, अगर आप गन्ने को लेंगे कच्चे माल की तरह, तो जितना आप गन्ना लेंगे उससे बहुत ही कम मात्रा में क्या निकलता है? गन्ने का उत्पाद निकलता है, चीनी निकलता है ना। गन्ना आप जितना लेंगे, मान लीजिए 50 किलो गन्ना लिए, तो हो सकता है उसमें मुश्किल से 10 किलो चीनी निकले, है ना, या हो सकता है, उदाहरण के रूप में मैं समझा रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक उद्योग तो ऐसा है जिसमें कच्चे माल उत्पाद की मात्रा दोनों समान है, उनका वजन समान है। एक में कच्चे माल का वजन ज़्यादा है लेकिन उत्पाद का वजन क्या है? कम है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको उद्योग स्थापित करना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कपास है और यहाँ पे गन्ना खूब सारा है, तो ये एक क्षेत्र है, ये इधर एक क्षेत्र है। तो कहाँ कपास वाले के पास मान लो कपड़ा उद्योग स्थापित करना है, तो इतने बड़े क्षेत्र में आप कपास उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं, तो कहाँ स्थापित करना चाहेंगे? मान लीजिए मार्केट यहाँ पे है, ये मार्केट है, इसके लिए मार्केट यहाँ पे है, इस वाले में आप उद्योग कहाँ पे स्थापित करेंगे? कपास कपड़े उद्योग स्थापित करना है आपको, कहाँ उद्योग स्थापित करना होगा आपको? इस वाले में आप इस लाइन को मिला दीजिए, इस वाले लाइन पे आप कहीं भी उद्योग स्थापित कीजिए, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? उदाहरण के लिए लीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे उद्योग स्थापित किया है ना, तो कच्चा माल यहाँ तक लाएंगे, यहाँ पे उसको प्रोसेस करके मार्केट में बेचेंगे, है ना, ठीक है। मान लीजिए यहाँ स्थापित ना करके यहाँ स्थापित किया, तो यहाँ तक कच्चा माल लाएंगे और फिर कच्चे माल से उत्पाद को यहाँ ले जाएंगे। अब चूंकि कच्चा माल और उत्पाद का वजन समान है, तो आप चाहे कच्चे माल को ट्रेवल कराइए चाहे उत्पाद को ट्रेवल कराइए, पैसा तो उतना ही खर्चा होना है। तो मतलब मार्केट तक लाने के लिए इतना ट्रेवल करना ही पड़ेगा आपको। तो इस लाइन पे कहीं भी स्थापित करेंगे, आपको जितना फ़ायदा यहाँ से होगा उतना ही यहाँ से होगा। बात समझ में आई? क्योंकि दोनों का वजन समान है, कपास का और कपड़ा का। यहाँ पे आइए, इस लाइन पे यहाँ पे कहाँ उद्योग स्थापित करना उचित होगा? चीनी उद्योग स्थापित करना है, गन्ने से चीनी बनाना है, तो इस लाइन पे कहाँ पे स्थापित करना होगा उद्योग? ये बाजार है, ये गन्ना है, गन्ने के पास में। क्यों?
वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार। बैठो। यहाँ पे स्थापित करने का मतलब यह होगा कि जब आप यहीं पे स्थापित कर दिए तो कच्चा माल तो आपको ढोना पड़ा ही नहीं। अब हम पहले बताए हैं कि गन्ने का जो वज़न है वो ज़्यादा है, चीनी का वज़न कम होगा बनने के बाद। तो यहाँ मान लीजिए कोई कहता कि मैं यहाँ स्थापित करूँगा, मान लीजिए स्थापित तो कर ही सकते हो, कोई रोक तो आएगा नहीं, कर लिए तो तुम क्या करोगे, मान लो 50 किलो गन्ना है और मान लो उससे 5 किलो चीनी निकलता है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, मान तो यहाँ से 50 किलो गन्ना लाएगा यहाँ तक। अब मान लो 1 किलो गन्ने को ढोने में 1 रुपये लग रहा है, तो 50 किलो गन्ने को यहाँ तक लाने में कितना किलो पैसा लगेगा, 50 रुपये लगेगा। 50 रुपये में इसने यहाँ तक गन्ना लाया, इसका फैक्ट्री यहाँ पे है, ठीक है। अब 50 रुपये में गन्ना लाया और मान लो 10 रुपये गन्ने से चीनी बनाने में लगा, तो टोटल चीनी कितने में बना यहाँ पे, 60 रुपये में। 60 रुपये में इसकी चीनी बन के तैयार हुई, ठीक है। अब 60 रुपये में चीनी बनी तो मार्केट में इसको बेचना है, तो 5 रुपये फायदा जोड़ लिया, तो ये 65 रुपये में बेचेगा। कौन, यहाँ पे जो I1 इंडस्ट्री 1 यहाँ पे जो स्थापित हुआ, ठीक है। कीमत कितनी हुई चीनी की, 65 रुपये। दूसरा जो बंदा था वो यहाँ पे स्थापित किया, तो इसको गन्ना बिल्कुल नहीं ढोना पड़ा, गन्ना वहीं पे मिल गया, तो 50 किलो गन्ना लिया और चीनी बनाया, और चीनी कितना बना, 5 किलो चीनी बना। मान लीजिए 50 किलो से कितना निकला चीनी, 5 किलो निकला। अब ये क्या करेगा, यहाँ से 5 किलो चीनी ले जाएगा यहाँ तक, और वही चीनी को भी ले जाने में 1 किलो को 1 रुपये लग रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना लगा, 5 रुपये। 5 किलो चीनी लाने में कितना लगेगा, 5 रुपये लगा। मान लीजिए 10 रुपये लगा रहा होगा गन्ने से चीनी बनाने में, जैसे यहाँ पे लगा था गन्ने से चीनी बनाने में 10, तो 5 रुपये लाने में लगा, 10 रुपये गन्ना से चीनी बनाने में लगा, 15 रुपये। टोटल खर्च अभी तक 15 रुपये आया है, इसको टोटल खर्च आ गया है 60 रुपये, तो ये तो 65 में बेचेगा, 5 रुपये फायदा कर लिया। ये चाहे तो कितने में भी बेच ले, ये चाहे तो यहाँ 10 रुपये फायदा ले ले तो 25 में बेच ले, तो किसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, इस वाले को ना जो यहाँ स्थापित किया। क्यों, क्योंकि इसको चीनी ढोना था, ये गन्ना ढोया तो नुकसान में रहेगा, इसका उद्योग चल ही नहीं पाएगा, कोई खरीदेगा इससे। जब ये 30 रुपये का बेचेगा 15 रुपये फायदा होगा उस पर भी इसको, जबकि इसको 5 ही हो रहा है, तो कोई इसका खरीदेगा, चीनी नहीं। इसीलिए उद्योग को कहाँ स्थापित करना है मैटर करता है, कच्चे माल और मार्केट कहाँ पे है, यही हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे उद्योग अवस्थिति का सिद्धांत, बेबर का मॉडल, कि उद्योग कहाँ स्थापित करना चाहिए। कोई उद्योग, कोयला उद्योग कहाँ स्थापित करें, लोहा उद्योग, चीनी उद्योग, कपास उद्योग, ये सब कहाँ स्थापित करें। जैसे देखिए जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है ना, क्यों यहीं पे है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट का जो कच्चा माल है वह है कोयला, और कोयला है वजन वाला, जैसे अभी चीनी वाला था, तो आप उसको दूर नहीं स्थापित कर सकते कि 50-100 किलोमीटर दूर ले जाके स्थापित करेंगे, उतना तो आप कोयला ढो के ले जाएंगे तो बिजली महंगी हो जाएगी। इसीलिए जितने थर्मल पावर प्लांट हैं जहाँ पे कोयला होता है वहीं पे स्थापित किए गए हैं। साथ ही में उसके लिए और चीज़ें ज़रूरत होती है, जल की भी ज़रूरत होती है ना। ऐसा ही सीमेंट उद्योग है, डाला जाते हैं ना, डाला जाते हुए वहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री है। तो सीमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, सीमेंट के लिए चूना पत्थर चाहिए, साथ ही में कोयला भी चाहिए होता है ना। तो ये सब जहाँ पे होगा वहीं पे, यहाँ से कोयला वैला जाता होगा वहाँ के लिए। तो उद्योग के लिए समझे हमने, तो ये जो है जैसे गन्ना उपलब्ध होना, कपास उपलब्ध होना, ये हर जगह थोड़ी होगा, ये प्रकृति पर निर्भर है ना, मिट्टी पर निर्भर है, तापमान पर निर्भर है। उसी तरह परिवहन है, हर एक क्षेत्र का परिवहन भी प्रकृति से प्रभावित है। जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे रेलवे का निर्माण करना कठिन है ना। कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर छुट्टी है।
तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे रेलवे का निर्माण करना कठिन है, क्योंकि पहाड़ों को काटना है। सड़कों का भी निर्माण करना वहाँ पे कठिन है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे आप सड़क भी आराम से बना सकते हैं, वहाँ पे रेलवे भी आराम से बना सकते हैं। तो पृथ्वी की स्थलाकृति का प्रभाव परिवहन पे भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ना। जैसे जहाँ पे ज़्यादा धूम्र आदि होता है, कोहरा आदि होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ पे रोड द्वारा परिवहन और रेलवे परिवहन दोनों कठिन होता है, क्योंकि चालक को दिखाई नहीं देता। तो सिंपल सा इतने चर्चा का मतलब हमारा यही था कि जो आर्थिक भूगोल है उसमें हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, और वो आर्थिक गतिविधियां मानव द्वारा की जाएंगी, और वो मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां जो हैं प्रकृति द्वारा क्या है, प्रकृति द्वारा प्रभावित होती हैं। नेचर उस पर इफेक्ट डालती है, चाहे नेचर की स्थलाकृति हो, चाहे नेचर की जलवायु हो, चाहे नेचर का पर्यावरण हो, और चाहे समुद्र हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब परिवहन पढ़ेंगे तो विश्व का भी परिवहन पढ़ेंगे, तो उसमें जो वाटरवेज हैं, समुद्री जल मार्ग हैं, उनका भी पढ़ेंगे। तो नेचर भी प्रभावित करती है, कुल मिला के मतलब यही था इसका। तो बात इतनी समझ में आई कि नहीं। आर्थिक भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे। फिर आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं हैं, तो 2-3 जो विद्वान हैं उनके अनुसार परिभाषाएं मैं लिखाऊंगा आपको। कम से कम 2 याद करना है आपको, जिससे कि कोई भी पूछे एग्ज़ाम में ही आ जाए तो आप लिख पाएँ। ठीक है, तो हेडिंग हमारी अगली होगी परिभाषाएं। आर्थिक भूगोल की परिभाषा, डेफिनीशन। तो परिभाषाओं के अंतर्गत बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। पहली परिभाषा है हटिंगटन के अनुसार। हटिंगटन लिखा नहीं रहा हूं मैं आपको ये सब हैं, इसके लिए आपको बुक लेना पड़ेगा। ठीक है, बुक ले लीजिएगा, लिखा इसने ले रहे हैं, मार्केट में है ये। आप लोग कहें तो जहां आप कहें वहां मैं मंगा दूं। कौन सी दुकान पे? ये कहाँ है? जितने का हो भाई, मुझे थोड़ी पता है। 20-30% ऑफ देना चाहिए जो रेट हो। मैं उससे बात करता हूँ मैं, तो वो बोला था कि अगर आप जहाँ कहेंगे वहाँ मैं भिजवा दूंगा। आर्थिक भूगोल की कोई बुक नहीं है यहाँ पे लाइब्रेरी में। आर्थिक भूगोल या मानव भूगोल संबंधित बुक होगी तो उसको आप लोग निकलवा लीजिए। प्रैक्टिकल तो कराता ही हूँ मैं। इसका आर्थिक भूगोल अगर हो तो आप देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। काहे फालतू बुक खरीदेंगे, है ना। बुक मैं आपको बताया था, अगर आप ज्योग्राफी आखिरी सेमेस्टर तक पढ़ना चाहते हैं तो एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल, 2 बुक बताया था। तो मानव भूगोल बुक अगर ले लिए होते तो उसमें सब रहेगा, आर्थिक भूगोल भी पूरा रहेगा, पर नहीं लिए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं। तो हटिंगटन के अनुसार लिखिए, इनके अनुसार परिभाषा लिख लीजिए। लिखाने का इसलिए नहीं है क्योंकि 30 मिनट की क्लास ही है, लिखाने में ही चला जाएगा। लिखिए इसमें, मानव व्यवसाय हटिंगटन के अनुसार मानव व्यवसाय, कौमा, मानव दक्षता तथा मानव की आवश्यकताओं के अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की सीमा का अध्ययन। अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की सीमा का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल में किया जाता है। लिख लिए।
इसका मतलब क्या है? इनके कहने का मतलब ये है, देखिए 3 शब्द इन्होंने कहा। मानव व्यवसाय। मानव व्यवसाय मतलब मानव जो व्यापार आदि करता है, चाहे किसी भी वस्तु का व्यवसाय कर रहा हो, एक वस्तु को बेचना खरीदना, यही तो व्यवसाय है। दूसरा मानव दक्षता। दक्षता मतलब क्या होता है? इफिशियंसी, मतलब कितने अच्छे तरीके से आप किसी कार्य को संपन्न कर रहे हैं, कम से कम खर्च और कम से कम ऊर्जा में। जैसे पहले 100 वाट का बल्ब होता था, है ना, वो 100 वाट एनर्जी लेता था। अब प्रकाश उतना ही देता, प्रकाश मान लीजिए 100 वाट का बल्ब यहाँ लगा दिया, इस कमरे को प्रकाशित कर रहा है। फिर उसके बाद आया CFL, उससे थोड़ा कम वाट ले रहा है, 20 वाट का मान लीजिए CFL रहता था, लेकिन प्रकाश उतने ही कमरे को दे रहा है। अब आ गया है 5 वाट का LED, उतना ही प्रकाश देता है जितना 100 वाट वाला दे रहा था, या 20 वाट का CFL दे रहा था। तो क्या हुआ? दक्षता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? प्रकाश उतना ही है लेकिन बिजली कम हो गई, तो बिजली बचत हुई। एनर्जी इफिशियंसी इसको कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा दक्षता। ऐसे ही है मानव दक्षता। मानव दक्षता का मतलब क्या होता है कि मानव को जो आप, जैसे मान लीजिए कोई बहुत मेहनत करके कोई काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर उसको टेक्निकल एक्सपीरियंस, टेक्निकल अगर उसको ट्रेनिंग दे दी जाए, तो वही काम वो आसानी से अगर कर पा रहा है तो वही दक्षता हो जाएगी, है ना। तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी हमको दक्ष बनाती है ना। तो मानव दक्षता। दूसरा है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति। मानव की आवश्यकताएं हैं, भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, आवास हो गया, ये बेसिक आवश्यकताएं हैं। तो कह रहा है इसमें कि जो मानव व्यवसाय है, मानव दक्षता या मानव आवश्यकताओं के जो पक्ष हैं, इन पर जो भौतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उसी का जब अध्ययन करते हैं तो वही आर्थिक भूगोल कहलाता है। यही तो मैं आपको बताते आ रहा हूँ, बस इन्होंने कुछ शब्द अलग किए हैं कि मानव की जो क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं, उन पर पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है, उसी का अध्ययन आर्थिक भूगोल कहलाता है। यही मैं बताता आ रहा हूँ ना यहाँ पे इतना सारा कहानी। अगला जो है उनके अनुसार लिखिए, हार्टशोर्न तथा अलेक्जेंडर। हार्टशोर्न तथा अलेक्जेंडर। हार्टशोर्न तथा अलेक्जेंडर। हार्टशोर्न तथा अलेक्जेंडर के अनुसार लिखिए इसमें, आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल की क्रियाओं की, आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल की क्रियाओं की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल की क्रियाओं की स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, जो उत्पादन विनिमय तथा वस्तुओं के उपभोग तथा सेवाओं से संबंधित है। वस्तुओं के उपभोग तथा सेवाओं से संबंधित हैं। सेवाओं से संबंधित हैं। ये जो हार्टशोर्न और अलेक्जेंडर है, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो आर्थिक भूगोल है वह किसकी विभिन्नताओं का अध्ययन करता है? जो पृथ्वी तल पर क्रियाएं होती हैं, और क्रियाएं कौन करेगा? मानव करेगा। तो मानव द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं हैं, वो आर्थिक क्रियाएं कैसी हैं? चाहे उत्पादन से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे विनिमय से हो, एक वस्तु का दूसरे वस्तु द्वारा दूसरे जगह, व्यवसाय, विनिमय मतलब व्यवसाय कि एक वस्तु को दूसरे को देना, उससे पैसा प्राप्त करना आदि, या वस्तु विनिमय जो पहले चलता था, वस्तु के बदले में वस्तु, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था, या फिर उपभोग या सेवाओं से संबंधित हो, क्योंकि सेवाएं भी जो है वो आर्थिक भूगोल का पार्ट है। 3 तरह की गतिविधियां होती है ना, प्राथमिक गतिविधि, दूसरी द्वितीयक और तृतीयक, अब चतुर्थक भी होती है ना। तो प्राथमिक में कृषि आदि आता है, दूसरे में मैन्युफैक्चरिंग जो उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, तीसरे में सर्विस आदि आता है, चौथे में उच्च सर्विसेज जो हैं, सेवाएं हैं, वो आती हैं।
तो हार्टसोन और अलेक्जेंडर का मतलब यही है कहने का कि जो पृथ्वी तल पर मानव गतिविधियां करता है, उन गतिविधियों में जो उत्पादन, विनिमय, ये सब हैं, इनकी जो भिन्नता है हर एक क्षेत्र में, उसका अध्ययन ही क्या है, आर्थिक भूगोल है। एक लास्ट है, उनके अनुसार लिख लीजिए, ये तो वही है, अलेक्जेंडर तो लिखा ही दिए, लिखिए NG पाउंड्स, NG पाउंड्स, NG पाउंड्स के अनुसार, NG पाउंड्स के अनुसार आर्थिक भूगोल भूतल पर, आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव की आवश्यक क्रियाओं के वितरण से संबंधित है। आर्थिक भूगोल भूतल पर, आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव की आवश्यक क्रियाओं से संबंधित है। आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव की आवश्यक क्रियाओं से संबंधित है। लिख लिए, ये आवश्यक क्रियाएं, सॉरी आवश्यक लिख दिए ना, उत्पादक लिखिए वहाँ पे, उसको काट के आवश्यक को काट दीजिए, उत्पादक लिखिए। मानव भूगोल आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव के उत्पादक क्रियाओं से संबंधित है। ये उत्पादक क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक हैं। ये उत्पादक क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक हैं। ठीक है, इनके अनुसार कहने का मतलब यह है कि जो आर्थिक भूगोल है उसका जो अध्ययन है वह कौन सी क्रियाओं का है, उत्पादक क्रियाओं। उत्पादक क्रियाओं में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाएं आती हैं। प्राथमिक क्रियाओं में जो डायरेक्ट कच्चा माल आधारित हैं, चाहे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये डायरेक्ट आपको नेचर से ही प्राप्त होता है ना। द्वितीयक क्रियाएं वो होती हैं जो प्राथमिक क्रियाओं का प्रयोग करके की जाती हैं। जैसे कृषि से मतलब गन्ना उपजा, गन्ने को आप मिल में ले जाकर के उससे क्या बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं। तो मिल का प्रयोग किया गया ना, प्रोसेस किया गया गन्ने को। जैसे गेहूं से बनाते हैं ब्रेड बनाते हैं ना, जिसको आप चाय के साथ खाते हैं, बिस्किट बनाते हैं। तो ये जो बिस्किट है ये द्वितीयक उत्पाद है, चीनी द्वितीयक उत्पाद है। फिर तृतीयक उत्पाद क्या कहलाते हैं, सेवाएं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप परिवहन का प्रयोग करते हैं, ये सब सेवाएं हैं ना। डॉक्टर सेवा देता है आपको, तो ये सब सेवाएं तृतीयक में आती हैं। ठीक है, तो कल हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन से संबंधित कुछ कंसेप्ट हैं और कुछ क्या है, मेथड ऑफ स्टडी इनके हैं, मेथड पढ़ने के, तो उन पे बात करेंगे। चलिए ठीक है।